हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज ही हमारे बूस्टर की संडे क्लास है। इसके अंदर हम 3 घंटे की इकट्ठी एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 3 एक चैप्टर हम कवर करवाने वाले हैं। और अब से आपको मैटर जो है वो ज़्यादा मिलेगा, ताकि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको बेनिफिट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, अब से हमारा ये जो कहते हैं ना मैराथन स्टार्ट हो चुका है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उसका नाम है ड्यूल नेचर। इसमें जो मेन कंसेप्ट है स्टूडेंट वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, वो डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। हर्ट्ज क्या कर रहा था, कैथोड में से ईएम वेव का प्रोडक्शन कर रहा था। उसको ये बात समझ नहीं आई कि जब ये वो एक्सपेरिमेंट सन की प्रेजेंट में कर रहा था, यानी जब वहाँ पर सन की लाइट्स थी, तो वहाँ पर जो ईएम वेव्स है उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया। एक्चुअल में ईएम वेव का प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। जो बढ़े थे वो इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, जिसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। अगर वो डिटेक्ट कर लेता या इसको थोड़ा डीपली स्टडी कर लेता तो उसको पता लग जाता कि एक्चुअल में ईएम वेव नहीं बढ़ रही, जो निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तब तक शायद दिमाग में आया ही नहीं था कि भी सन के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन फ्री करवा सकता है। तभी उसने इतना सोचा नहीं। अगर वो सोच लेता तो शायद वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर देता। एक से रुकना, ऊपर वाला स्क्रीन कट रहा है, मैं सेट कर देता हूँ। ओके, तो हर्ट्ज क्या कर रहा था, हर्ट्ज अपना ईएम वेव का प्रोडक्शन कर रहा था। अगर अब बात करें ईएम वेव की डिस्कवरी किसने की थी, तो हर्ट्ज ने ही की थी कैथोड में से। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आई, जब ये एक्सपेरिमेंट सन की प्रेजेंट में कर रहा है तो ईएम वेव का प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है, जबकि ईएम वेव का प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। जो बढ़े थे वो इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, उसने उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। फिर दो साइंटिस्ट आए, लेनार्ड और होलवोक, जिसने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। उन्होंने क्या लिया, पूरा एक अपरेटस लिया जिसके ऊपर कैथोड एनोड के दो टर्मिनल लेके उसके अंदर वही बात करंट के लिए एमीटर लिया और वोल्ट मीटर लिया, और लास्ट में उसने क्या कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया। सर्किट ऑन कर दिया तो उसने क्या देखा कि मान लो पहले वो बैटरी अप्लाई ही नहीं कर रहा, पहले बैटरी अप्लाई नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, करंट नहीं चलनी चाहिए। लेकिन सन की जो रेज है, उन रेज में से कुछ ऐसी है, मान लो कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई 710 की है, कोई 711 की है, कोई 712 की है, कोई 715 की है, लास्ट 720 की है मान लो। ये फ्रीक्वेंसी है मान लो एक। तो क्या हुआ, सन की कुछ रेज ऐसी थी जो क्या कर रही थी, इतनी सफिशिएंट थी कि उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा पा रही थी। क्यों, क्योंकि उन फ्रीक्वेंसी से क्या बन रही थी, इतनी एनर्जी बन रही थी जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड थी। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी पे काम स्टार्ट हुआ, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की, जिससे इतनी एनर्जी बन सके कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल में से फ्री हो सके, उसको बोलते हैं स्टूडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एनर्जी बनेगी, यानी द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, कि मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी होगी मिनिमम, उसको बोलेंगे। वो मिनिमम बनेगी किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। कि जैसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखते हो, मान लो 712 पे ही लाइट फ्री हो रही है, तो 712 तो आपकी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और 712 के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी बनेगी स्टूडेंट, वो बनेगी आपकी, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्लियर होगी बात क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी दो डेफिनेशन आती है। एक आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बाय दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी हैपन इन द मेटल्स, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो जो एनर्जी बनेगी स्टूडेंट्स, वो बनेगी आपकी वर्क फंक्शन। हाँ, हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यू इज इक्वल क्या होता है, सी बाई लेमडा। तो अगर आपकी वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो इट मीन्स वो लैम्डा जो होगी मैक्सिमम होगी, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी और द मैक्सिमम वेवलेंथ बाय दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी हैपन, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड।
ओके स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में बाहर वाले करंट का क्या बेनिफिट है। अगर अपने बाहर से बैटरी लगाते हैं तो इससे हमारे को क्या बेनिफिट हुआ, उसको हम स्टडी करते हैं। मान लो कि मैंने ये भी ऑन कर दिया, ये कैथोड था, ये एनोड था। जब बैटरी लगी नहीं हुई थी तो सिर्फ 712 और 712 से ऊपर वाले ही इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब मैंने बैटरी को ऑन कर दिया और कैथोड माइनस से अटैच है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम तब तक ये मान लो वोल्टेज है, ये मान लो करंट है। जब वोल्टेज अप्लाई ही नहीं था, जब ये ऑन ही नहीं था, तब भी करंट जा रही थी। वो करंट सिर्फ और सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से करंट जा रही थी। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी अटैच कर दी स्टूडेंट्स, तो इसके कारण क्या हुआ, माइनस माइनस में रिपल्शन हुआ। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी बहुत कम थी, वो ये बैटरी क्या कर रही थी, पूरी करके उनको एक एक्स्ट्रा रिपल्शन फोर्स देके फ्री करवा रही थी। इससे करंट क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि बैटरी सिर्फ मान लो 711 या 710 वाले इलेक्ट्रॉन को ही इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे पा रही है, जिससे वो मेटल की सरफेस से फ्री हो रही हैं। लेकिन अगर बैटरी रिवर्स कर दे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि अब ये प्लस प्लेट क्या करेगी स्टूडेंट, कैथोड के इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं देगी। अब अगर आप बैटरी बढ़ाओगे तो 712 वाला भी फ्री नहीं करवा पाएगा, जो पहले आराम से करवा रहा था बिना बैटरी के। क्योंकि प्लस वाले ने क्या कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन को उसकी निकलने की जो एनर्जी है वो बढ़ा दी। वो कहता कि अब टेंशन मत ले, तेरे को मैं एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा हूँ, तेरे को यहाँ से निकलने की लोड नहीं है। तो 715 वाला मान लो ये बैटरी 2 वोल्ट की है, 712 को तो रोक पा रही है मान लो, लेकिन 715 को नहीं रोक पा रही। तो हम बैटरी बढ़ा देते हैं। अगर वोल्टेज रिवर्स में बढ़ाएंगे तो करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो 5 वोल्ट की बैटरी जो है वो 715 को रोक पा रही है। अब लास्ट जो मान लो 720 की गिर रही है, तो 10 वोल्ट की बैटरी हाईएस्ट जो रेज गिर रही है उसको भी रोक पा रही है। अब इसका मतलब यहाँ से एक भी ऐसा लाइट नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा पाएगा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ कैथोड या फिर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनोड वेयर फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन एक भी फ्री ना हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने वोल्ट का होगा, ये आपको क्या देख के डिसाइड करना पड़ रहा है कि बैटरी 2 वोल्ट की लगानी पड़ेगी, 5 वोल्ट की लगानी पड़ेगी, 10 वोल्ट की लगानी पड़ेगी। वो आप फ्रिक्वेंसी देख रहे हो स्टूडेंट कि आखिरकार आपको कौन सी फ्रिक्वेंसी को रोकना है। मान लो 712 को रोकना है तो 2 वोल्ट की बैटरी सफिशियंट है, 715 को रोकना है तो 5 वोल्ट की बैटरी सफिशियंट है, 720 को रोकना है तो 10 वोल्ट की बैटरी सफिशियंट है। इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मान लो कि 2 वोल्ट की बैटरी ने 712 की रेज को रोक दिया। अब अगर मैं एक रेज गिराऊँ, भले ही चाहे मैं 10 रेज गिराऊँ और चाहे मैं 100 रेज गिराऊँ, ये 2 वोल्ट की बैटरी 712 को रोकने के लिए सफिशिएंट है। तो इंटेंसिटी का मतलब इस चैप्टर में है नंबरिंग से, कि आप उसकी कितनी रेज गिरा रहे हो। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहीं फ़र्क नहीं पड़ना। अगर 5 वोल्ट की बैटरी 715 की एक रेज को रोक सकती है, तो वो 10 को भी रोक सकती है, 100 को भी रोक सकती है, 1000 को भी रोक सकती है। लेकिन 5 वोल्ट की बैटरी 720 वाले को नहीं रोक पाएगी, अगर वो 715 तक को ही रोक पा रही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे। तो इस चीज़ को आप ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये रहा ग्राफ, आप जैसे देख लो। अब ये ग्राफ क्या कह रहे हैं, आप खुद देखो कि मैंने यहाँ पर वोल्टेज ली थी, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ली थी। अब ये 3 वैल्यू है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं का वहीं पड़ा है। इसका मतलब मैंने क्या काम किया होगा, मैंने इंटेंसिटी चेंज की होगी, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। मैंने मान लो 712 वाली ही गिराई, मैंने 712 वाली ही गिराई और मैंने 712 वाली ही गिराई। 1 रे गिराई, 10 रेज गिराई और 100 रेज गिराई, लेकिन इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहीं कोई फ़र्क नहीं आया, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के साथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ स्टूडेंट। तो ये आपका जो ग्राफ है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। देखो इसको, शायद आपको समझ आ जाए अच्छे से। अब ये देखो कि 3 स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहे हैं और इंटेंसिटी सेम है, मतलब 10 रेज इसकी, मान लो 10 रेज इसकी है, 10 रेज इसकी है।
लेकिन ये 712 की है, ये 715 की है, ये 720 की है। इस बार मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं की, मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसी रेशियो के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इससे। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट आता है कि ये जो एक वेव थ्योरी है, कि वेव थ्योरी जो है वो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में कहाँ फेलियर रही। ये क्वेश्चन लगभग 2 साल में एक रिपीट होता ही होता है स्टूडेंट। तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो 3 बातें हैं। भी वेव थ्योरी कह रही थी कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं हुआ। वेव थ्योरी क्या चाहती थी, क्या होना चाहिए। बात करता हूँ व्हाट विल बी टू हैपन, और क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड, हुआ क्या, क्या होना चाहिए था। वेव थ्योरी कहती है कि टाइम के बारे में कुछ कहती है। क्या कहती है टाइम के बारे में, कि यार भी आप लाइट गिराओगे, वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा, फिर वो फ्री होगा, फिर वहाँ से निकलेगा, इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही आप अपने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए, जैसे ही आप थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी गिराते हो, इलेक्ट्रॉन उसी टाइम निकल जाता है। तो वेव थ्योरी कहती है कि टाइम लगना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन जो है बिना किसी टाइम के क्या हो गया, वहाँ से फ्री हो गया। तो वेव थ्योरी यहाँ पर एक तरह से फेल ही हुई है। बाकी जो दोनों बातें हैं स्टूडेंट, वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है। इंटेंसिटी रिलेटेड कैसे है वो देखते हैं। वेव थ्योरी कहती है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे और उससे करंट बढ़ेगी। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर मान लो मुझे पता है कि 712 पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, मुझे पता है 712 पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, अब मैं 711 की चाहे 1 करोड़ रेज गिरा दूं तो क्या इससे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा क्या। मतलब क्या है, मतलब ये है वेव थ्योरी कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबरिंग बढ़ती है। हाँ बढ़ती है, मैं खुद कहता हूँ नंबरिंग बढ़ती है, लेकिन कम से कम आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो या तो थ्रेशोल्ड से इक्वल हो या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, उसके बाद ये इंटेंसिटी का लॉजिक लगता है। यानी फ्रीक्वेंसी को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं रखा तो आप चाहे इंटेंसिटी कितनी मर्जी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। दूसरा क्या कहता है, आपने इंटरफ्रेंस में पढ़ा हुआ है कि इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। तो इसका मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। हकीकत में क्या होता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती। तो ये वेव थ्योरी की 3 फेलियर थी। इसके बाद आता है स्टूडेंट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बारे में क्या कहना चाहता है, इसका स्टेटमेंट, इसकी इक्वेशन, आपको इसके ग्राफ अच्छे से आने चाहिए। आइंस्टीन कहता है कि जब भी आप किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिराते हो तो सबसे पहले वो क्या करता है, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी लेके, तो सबसे पहले एक बात सुनो, उससे भी पहले बात करते हैं कि आपने किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिराया तो होगा क्या, ये मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेगा, चाहे इसको चाहिए या नहीं चाहिए, इसको सारी एनर्जी लेनी ही पड़ेगी। अब इसकी ये एनर्जी का करेगा क्या, वो सुनो। कहता अगर मान लो एनर्जी ज़्यादा मिल गई तो पहले वर्क फंक्शन जितनी लेके तो बाहर आ जाएगा, उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उसको वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने उसको दे दी 2.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब उसको मान लो 2.40 ही चाहिए निकलने के लिए, तो वो 2.40 का यूज़ करेगा निकलने के लिए, बाकी जो 0.30 बच गई स्टूडेंट, उसको वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेगा। और काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है E = QV। तो यानी आपकी इक्वेशन क्या बन गई कि हम जो एनर्जी देते हैं वो सारी वर्क फंक्शन में जाती है प्लस काइनेटिक एनर्जी में जाती है। तो यानी यहाँ हो गया h न्यू और ये हो गया h न्यू 0 प्लस क्या हो गया हाफ mv²। न्यू को आप लेमडा में कन्वर्ट कर दो, SC/λ 0 प्लस हाफ mv²। ये 2 इक्वेशन तो आ गई काइनेटिक एनर्जी की। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। h न्यू = h न्यू 0 प्लस EV0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं। मैंने बस वही लिखा है, ये h न्यू यहाँ पड़ा है, ये h न्यू 0 यहाँ पड़ा है, यहाँ आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको लिख दिया SC/λ
एच सी बाई लेमडा जीरो प्लस ई वी जीरो। तो इस तरह आपकी 4 इक्वेशन बन गई स्टूडेंट। अब हम इसी के ग्राफ कर लेते हैं, इन दोनों के ग्राफ कैसे बनेंगे। तो पहले मैं ग्राफ कर लेता हूँ, एच न्यू इज इक्वल एच न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर एक कर लेता हूँ एच न्यू इज इक्वल एच न्यू जीरो प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, और यहाँ मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। इसको अकेला कर लेता हूँ, ये इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का। ये मेरा वाई एक्सिस पे है और ये मेरा एक्स एक्सिस पे है। तो ये कुल मिला के मेरी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू माइनस का एच न्यू जीरो हो गया। अगर आपको याद होगा कि y इज इक्वल एम एक्स जो होता है स्टूडेंट, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। m प्लस का है तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन माइनस सी है उतना ही नीचे से जाएगा। ये वैल्यू होगी स्टूडेंट माइनस सी की। और y एक्सिस पे आपने क्या लिया है स्टूडेंट, y एक्सिस पे आपने लिया है काइनेटिक एनर्जी, और x एक्सिस पे आपने क्या लिया है स्टूडेंट, वो लिया है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्लोप का मतलब होता है m यानी स्लोप किसको दिखाएगा स्टूडेंट, टेन थीटा यानी m, वो दिखाएगा किसको, प्लांक कांस्टेंट को। तो कई बार सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को दिखाता है स्टूडेंट, वो दिखाता है प्लांक कांस्टेंट को। अब बात करते हैं यहाँ से, यहाँ देखते हैं अगर ये एच न्यू जो उधर भेज दूँ, ये हो जाएगा एच न्यू जीरो, यहाँ बन जाएगा ई वी जीरो। अब यहाँ आ गया एच बाई ई, यहाँ आ गया एच बाई ई जीरो, और यहाँ आ गया वी जीरो। क्योंकि ये वाई एक्सिस पे अकेला करना है इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया, और ये ऑलरेडी अकेला था तो हमने यहाँ पे कोई पंगे लिए ही नहीं। ये y बन गया, ये x बन गया, इस बार m की वैल्यू h बाई ई आ गई। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो स्लोप है वो h बाई ई को दिखाता है। तो इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह बनेगा, माइनस सी है इसलिए ऊपर से जाएगा, y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा निकालने की कोशिश करूँ स्टूडेंट, तो टेन थीटा क्या आएगा, स्लोप यानी टेन थीटा, और वो आपकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो आएगी h बाई ई। ओके स्टूडेंट, ये आपका आइंस्टीन के दोनों ग्राफ क्लियर होते हैं। इसके बाद आता है प्लांक थ्योरी। प्लांक क्या कहता है, लाइट एक क्या है, एनर्जी का एक बंडल है। जैसे बीडी का एक बंडल होता है वैसे एक एनर्जी का बंडल है, इसको नाम दिया फोटोन। इस फोटोन की जो एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। अगर यहाँ E और लेमडा देखें तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं एनर्जी और लेमडा ग्राफ बनाऊंगा तो स्टूडेंट वो कर्व में आएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब कहता है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने ज़्यादा स्टूडेंट मथा नहीं मारा। डी ब्रोगली ने क्या किया, दो साइंटिस्ट को आपस में भिड़ा दिया। कहता अगर प्लांक सही है E इक्वल एच न्यू, अगर आइंस्टीन सही है E इक्वल एम सी स्क्वेयर, तो मैं तो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। एच न्यू इज इक्वल एम सी स्क्वेयर, और न्यू इज इक्वल क्या होता है स्टूडेंट, सी बाई लेमडा। यहाँ क्या आ गया, एम सी स्क्वेयर, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी क्या होगी, कैंसिल। एच बाई लेमडा इज इक्वल एम बाई सी, सॉरी एम इंटू सी, और मास इंटू वेलोसिटी स्टूडेंट क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। और अगर देखा जाए तो मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, एच बाई लेमडा। तो पी और लेमडा एक दूसरे के क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। यानी जिन पार्टिकल में मोमेंटम है उनसे रिलेटेड एक वेवलेंथ भी होगी। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट एक तरह से ड्यूल नेचर डिफाइन हो चुका है। यानी जो पार्टिकल हैं वो वेव हैं। वो इस फॉर्मूले से क्या करता है, आगे फॉर्मूला भी बनाता है कि आपने भी पढ़ा है, पी इज इक्वल एच बाई लेमडा। यहाँ से अगर मैं लेमडा निकाल के दिखाऊँ हर एक पार्टिकल की, तो वो आ रही है एच बाई पी। और मोमेंटम को अगर हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करें तो ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम होता है रूट में 2me 11th क्लास के अंदर। वरना कोई बात नहीं स्टूडेंट, आप इसको ड्राइव कर सकते हो। P इज इक्वल टू एम, पी इज इक्वल होता है एम वी, वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी रख दो। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वहाँ से वी की वैल्यू ला के पुट करोगे तो आपका एक फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अभी आपको खाली याद ही करना है। अगर इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती है 5 पार्टिकल के लिए मैं E जो है वो क्यू वी रखूँगा। एक पार्टिकल के लिए मैं E इज इक्वल के टी रखूँगा क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। उसको अगर आपको लेमडा बनानी है, यानी उससे पार्टिकल से अगर आपको वेव निकालनी है तो टेम्परेचर ही आपको निकाल के दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला आया था स्टूडेंट वो आया था 12.27 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन का जो आया था स्टूडेंट वो आया था 0.2863 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखनी है।
जो अल्फ़ा का फॉर्मूला है वो है स्टूडेंट, अल्फ़ा इंग्लिश का फर्स्ट लेटर है 0.101, जो स्टूडेंट न्यूट्रॉन का है 1s2 का है, d4 न्यूट्रॉन, d4 2 तो 0.202। उसके बाद जो न्यूट्रॉन का आएगा स्टूडेंट वो आएगा 30.835 अपॉन में √T एंगस्ट्रम। तो ये आपको सारे वैल्यू याद रखने हैं। इसके डेरिवेशन पहले थे एनसीईआरटी में, लेकिन इस बार ये कट है, तो आप खाली फॉर्मूले याद कर लीजिए, तो आपके ये बेनिफिट रहेगा। अब आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है स्टूडेंट हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग कहता है कि आप दो चीज़ को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप मान लो कर भी लेते हो, जैसे मान लो मोमेंटम के साथ पोजीशन को नहीं कर सकते, एनर्जी के साथ टाइम को नहीं कर सकते, और एंगुलर मोमेंटम के साथ एंगल को नहीं कर सकते। अगर आप एक टाइम पे एक्यूरेटली फाइंड करने की कोशिश भी करते हो तो दोनों में एरर के चांस पक्के रहेंगे, और वो एरर के चांस ये नहीं कि थोड़े बहुत रहेंगे, वो उतने रहेंगे जितना आपको बोहर की सेकंड प्रोस्कोट में याद हो। वहाँ था mvr इज इक्वल NH अपॉन में 2π, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस क्लास में रोटेट करेगा यह डिसाइड करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम। इसका हाफ कर दो, h अपॉन 2π का अगर हाफ करेंगे तो स्टूडेंट ये बनेगा h अपॉन 4π। तो कहता है कि आप दो दो क्वांटिटी को एक साथ अच्छे से एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप पोजीशन के साथ मोमेंटम को नहीं कर सकते, आप एनर्जी के साथ टाइम को नहीं कर सकते, आप एंगुलर मोमेंटम के साथ एंगल को नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश भी करते हो तो दोनों की जो एरर है उसकी वैल्यू ऑलवेज h अपॉन 4π से ज़्यादा ही आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको याद होगा h अपॉन 2π की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी कि h की वैल्यू थी 6.02 10⁻23। इसमें अगर 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ये डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो आपका आंसर आता है स्टूडेंट 1 मिनट स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ये अवगत नंबर लिख दिया, हम सही करते हैं। h की वैल्यू होती है 6.62 10⁻34, और पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट 3.14। इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1.054 10⁻34। ये h अपॉन 2π की है। इसका भी अगर हाफ कर दें तो 0.527, तो ये बनेगा 0.527 इंटू 10⁻34, 0.527 10⁻34। इन दोनों की एरर इससे ज़्यादा ही होगी। कई बार आपको मोमेंटम की जगह वेलोसिटी पूछ लेता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मास इनटू वेलोसिटी। तो ऐसे ही आप एनर्जी में कर सकते हो, ऐसे ही आप एंगुलर मोमेंटम में कर सकते हो mvr। तो कई बार वो मोमेंटम में ना पूछ के वेलोसिटी में पूछ लेता है, तो मास का भी डिवाइड कर देंगे, मास में एरर होएगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स का मास जो है वो एक तरह से कंजर्व ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो चैप्टर था कौन सा, ड्यूल नेचर, वो हमने इसी एक वीडियो में विद इन 23 मिनट्स के अंदर एक टॉपिक चैप्टर ही पूरा कर दिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो मैं क्यों कट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है कि वॉइस जो है इस माइक में सही आ रही है क्या, वरना मैं इसी के अंदर इसको एक्सटेंड कर देता। मिलते हैं जल्दी इसी वीडियो में अभी आने वाले